गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीआई के मॉड्यूल से डायरेक्ट टेक्स्ट में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पेज नंबर 46 तक रीड कर लिया था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। आपने समझ लिया था प्रीवियस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं, यानी जिस साल की इनकम पर आप टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं उसे आप प्रीवियस ईयर बोलते हैं। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल आप प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पे करते हैं उसे आप असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है प्रीवियस ईयर से। तो आपके कोर्स के लिए जो आपका प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 24 को एंड होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर है। और असेसमेंट ईयर है आपका 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 25 को एंड होगा। तो प्रीवियस ईयर जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल आप प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं उसे आप असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में जब बच्चे पढ़ने आएंगे तो जो असेसमेंट ईयर है वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा ये प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 25 को एंड होगा। और असेसमेंट ईयर एक साल आगे स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 25 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 26 को एंड होगा। तो ये तभी टैक्स की बुक हमेशा नई खरीदनी पड़ती है हर असेसमेंट ईयर के लिए, क्योंकि चेंजेस हो जाते हैं टैक्स में। आप सेकंड हैंड बुक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं टैक्सेशन में। इससे टैक्स की बुक हमेशा नई परचेज करने की एडवाइस दी जाती है, या फिर अमेंडमेंट आपको फिर अलग से खरीदने होते हैं या अमेंडमेंट आपको देखने होते हैं। तो आपके कोर्स के लिए जो आपके सेशन है, आपका जो एग्ज़ाम है आपका मई और जून में, और सीएमए का जून में जैसे होता है, और इसी तरह नवंबर में। तो आपका प्रीवियस ईयर हो गया आपके कोर्स के लिए रेलेवेंट के लिए 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 24 को एंड होगा। और असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 25 को एंड होगा। तो अभी आपने कल तक ये समझ लिया था कि प्रीवियस ईयर में तो हम इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में हमें टैक्स देना होता है। ऐसा नहीं होता कि प्रीवियस ईयर में ही कमा रहे हैं और सेम ईयर में टैक्स दे रहे हैं, पर कुछ एक्सेप्शन है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। इन केसेस में क्या होगा, आपको कमाना भी सेम ईयर में है और टैक्स भी सेम ईयर में देना है। यानी इन केसेस में जो आप पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में ही आपकी इनकम पे टैक्स लिया जाएगा, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। ये एक्सेप्शन है, देखिए। Certain cases when income of a previous year will be assessed, उसको उस पर टैक्स के लिए असेस किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। वो प्रीवियस ईयर में ही इटसेल्फ टैक्सेबल होगी वो इनकम। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स बना रखे हैं, मैं डिटेल में पढ़ लेते हैं, चार्ट पढ़ने से बेटर है, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। The income of an assessee for a previous year is charged to income tax in the assessment year following the previous year। तो कल तक भी पढ़ लिया था आपने कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 इज असेस्ड ड्यूरिंग 24-25 में उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। Therefore 24-25 इज द असेसमेंट ईयर। ये कर निर्धारण वर्ष है जिस साल आपका टैक्स कैलकुलेट होगा उसे असेसमेंट ईयर बोलेंगे। फॉर असेसमेंट पर्पस क्रिएट, असेसमेंट मतलब आपकी कैलकुलेशन की जा रही इनकम की, फॉर टैक्सेशन पर्पस के लिए आपका कितना टैक्स निकल रहा है वो निकाला जा रहा है ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए। हाउएवर इन फ्यू केसेज, कुछ परिस्थितियों में दिस रूल डज नॉट अप्लाई, ये रूल अप्लाई नहीं होता है, एंड द इनकम इज टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज अर्न। इनकम उसी साल टैक्सेबल हो जाती है जिस साल आप इसे कमाते हैं। दीज एक्सेप्शन हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये एक्सेप्शन इसलिए बनाए गए हैं कि आप इनकम टैक्स वाले अपने इंटरेस्ट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर सकें, मतलब गवर्नमेंट की इनकम को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि इन केसेस में टैक्स चोरी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। टैक्स पे नहीं करेगा वो बंदा जो इनकम कमा रहा है या इंडिया छोड़ के भाग सकता है। तो इन केसेस में इन केसेस को ही एक्सेप्शन में डाला गया है कि जिनमें चोरी की संभावना ज़्यादा होगी, टैक्स वालों को टाइम पर टैक्स नहीं मिलेगा, तो इसलिए अपने इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू तो है ही गवर्नमेंट के लिए, जो टैक्स आप पे करें उनकी रेवेन्यू है, तो उसे बचाने के लिए एक्सेप्शन बनाए गए हैं। द एक्सेप्शन आर एज फॉलो। पहला पॉइंट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट सेक्शन 172। अभी नॉन रेजिडेंट कौन होता है और रेजिडेंट कौन होता है तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप नॉन रेजिडेंट को ऐसे समझने कि वो व्यक्ति जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, इंडिया का निवासी नहीं है। जैसे मिस्टर एक्स, ध्यान से देखिए, मिस्टर एक्स
शिपिंग बिजनेस करते हैं। शिपिंग बिजनेस समझते हैं आपकी शिप्स चलती हैं और आप लोगों को या गुड्स को एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाते हैं बाय वाटर, पानी के रास्ते से। तो शिपिंग बिजनेस है। ये यूएसए में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं। इनका शिपिंग बिजनेस है। इनकी शिप मुंबई पोर्ट पे आती है। ये मुंबई पोर्ट है इंडिया में, मुंबई पोर्ट पे। यहाँ पे ये लोगों से सामान रखवाते हैं, अपनी शिप में लोड करवाते हैं। कुछ पैसेंजर भी इस पे चढ़ते हैं, बोर्ड होते हैं, पैसेंजर भी बोर्ड करते हैं। तो ये फ्री में तो रखेंगे नहीं सामान, यहाँ किराया लेंगे। आपको अगर अमेरिका भेजना है अपना सामान और आप किसी की शिप में रखवा रहे हैं, किसी आदमी को बाय सी के रास्ते अमेरिका जाना है तो शिप के थ्रू जाना होगा। तो ये मुंबई पोर्ट पे अपनी शिप ले आते हैं और यहाँ से लोगों से किराया लेके उनका सामान अपनी शिप में रखवाते हैं। सपोज ये किराया लेते हैं टोटल लोगों से, और जो सामान रखवाया जा रहा है उसके लिए 10 लाख रुपीज़ ये चार्ज करते हैं। टोटल 10 लाख रुपए ये चार्ज कर रहे हैं उन लोगों से जो इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हैं बाय सी के थ्रू, और जो सामान भेजना चाहते हैं बाय सी अपनी शिप पे रखवाने के लिए 10 लाख रुपए का कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं। फेयर बोल सकते हैं, फ्रेट बोल सकते हैं, किराया ये भाड़ा आपसे चार्ज कर रहे हैं। अब ये इनकम कहाँ से कमा रहे हैं 10 लाख? ये मिस्टर एक्स इंडिया से, इंडिया में है मुंबई, तो इंडिया से कमा रहे हैं इनकम। तो ये तो रूल है, अभी आप आगे ही पढ़ेंगे और इतना आप समझते भी हैं कि जिस देश में आप इनकम अर्न करते हैं वो देश आपसे टैक्स लेगा, क्योंकि कोई भी देश बिना टैक्स दिए अपना पैसा बाहर थोड़ी जाने देगा। फिर उसे इनकम कैसे होगी? टैक्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, इनकम है, तो इनकम होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट बिना टैक्स दिए, कोई भी गवर्नमेंट बिना टैक्स दिए अपने देश का पैसा दूसरे देश ट्रांसफ़र नहीं होने देती। तो ये मिस्टर एक्स कमा कहाँ से रहा है? इंडिया से कमा रहा है। 10 लाख रुपए इसने किराया लिया है। अब ये गारंटी थोड़ी कि अगले साल भी लौट के आएगा, हो सकता है ये आए ना कभी, ठीक है, या शिपिंग बिजनेस बंद कर दे तो गवर्नमेंट अगले साल का वेट थोड़ी करेगी इस 10 लाख रुपए पे टैक्स देने के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रूल बनाया इनकम टैक्स वालों ने कि अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया का निवासी नहीं है और वो शिपिंग बिजनेस करता है और भारतीय लोगों से, इंडियन लोगों से सामान ले जाने के लिए या पैसेंजर ले जाने के लिए किराया कलेक्ट करता है, जो तो जितना वो किराया ले रहा है उस पर हाथों हाथ टैक्स दे के जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन होता है इनकम जो इसकी इनकम कितनी मानी जाएगी? तो किराया है ना, भाड़ा, ये तो सेल है। जिस नॉर्मल लैंग्वेज सेल में तो अपन एक्सपेंस घटाते हैं सेल में से, तब जाके इनकम आती है। ये तो ग्रॉस इनकम है, सेल बोल सकते हैं समझने के लिए, फ्रेट चार्जेस है। तो टैक्स वाले ने बोला कि हम इस जो भी इनकम आपने कलेक्ट की उसका 7.5% हम इसकी इनकम मानेंगे। जितना भी किराया इसने इंडियन का पैसेंजर से, कस्टमर से कलेक्ट किया, इसका 7.5% इनकम माना जाएगा। तो 10 लाख का अगर आप 7.5% निकालेंगे तो 75,000 आएगा, ये इनकम मानी जाएगी। ये है इनकम, जिस पे क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना होगा। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो शिपिंग बिजनेस करता है जिसका काम है लोगों को या सामान को एक देश से दूसरे देश ले जाना, तो वो इंडियन लोगों से जो भाड़ा कलेक्ट कर रहा है, किराया कलेक्ट कर रहा है इस पर्पज़ के लिए, उस किराए का, उस भाड़े का 7.5% निकाला जाएगा और वो उसकी इनकम माना जाएगा। और इसे शिप इंडियन पोर्ट से जब जाने की परमिशन तभी दी जाएगी, इंडियन पोर्ट छोड़ने की परमिशन तभी दी जाएगी जब ये प्रूफ दिखाएगा मिस्टर एक्स कि मैंने टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी 7.5% की इनकम पे टैक्स दे दिया है। या तो ये या इसका रिप्रेजेंटेटिव, ऑनर तो जनरली आता नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई इंडिया में इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसके बिहाफ पे बिजनेस कर रहा होगा, इसका एजेंट होगा। तो वो एजेंट प्रूफ दिखाएगा कि हमने इतना टैक्स दे दिया है, तभी उसे इंडियन पोर्ट छोड़ने की परमिशन दी जाएगी। तो सेम ईयर में ही कमा रहे हैं और सेम ईयर में ही टैक्स देना है। पढ़ लेते हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट सेक्शन 172, वेयर अ शिप बिलोंगिंग टू यानी आपसे रिलेटेड है, और चार्टर मतलब पर्सनल शिप है, चार्टर प्लेन जैसे होता है, चार्टर्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट, किसी नॉन रेजिडेंट की, कैरीज पैसेंजर, या तो आप लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लाइव स्टॉक एनिमल्स को, मेल कोई पत्र लेटर वगैरह, और गुड्स शिप या गुड्स ले जाते हैं शिप एट अ पोर्ट इन इंडिया, भारत के किसी पोर्ट पर। द शिप इज अलाउड टू लीव, आपको इंडियन पोर्ट छोड़ने की परमिशन तभी दी जाएगी, अलाउड टू लीव द पोर्ट ओनली व्हेन द टैक्स हैज़ बीन पेड, जब आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, और सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड फॉर पेमेंट, या आपने सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट कर दिया हो। सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट मतलब आपने किसी पर्सन को अपने बिहाफ पे ऑथराइज कर दिया हो, कि टैक्स वालों को बोल दिया हो, और उस पर्सन ने गारंटी दी हो आपकी कि अगर आप इंडिया छोड़ के चले जाएंगे तो वो टैक्स पे कर देगा। तो ये सेटिस्फैक्ट्री कोई अरेंजमेंट ऐसा टैक्स वालों ने आपसे करवा लिया हो, या एडवांस में कोई आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली हो।
हैज़ बीन मेड फॉर पेमेंट देयर ऑफ 7.5% ऑफ द फ्रेट। देखिए फ्रेट चार्जेस जो मिला है पेड और पेबल टू द ऑनर और द चार्टर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, जिसने भी आपके बिहाफ पे किराया कलेक्ट किया है लोगों से, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे भारत में किराया लिया है चाहे भारत के बाहर किराया लिया है, पर लिया तो भारत का सामान ले जा रहे हैं ना आप इधर से उधर। अब ये जैसे सपोज ये इंडियन लोग का सामान ले जा रहा है, पर ये जो इंडियन एक ही आदमी मान लेते हैं, ये मिस्टर एक्स का सामान ले जा रहा है इंडिया से अमेरिका, सॉरी मिस्टर वाई का इंडिया से अमेरिका ले जा रहा है और 10 लाख किराया लेगा। अब वाई क्या कर गया, उन दिनों वाई खुद अमेरिका गया हुआ है, मिस्टर वाई सपोज घूमने के लिए कैसे भी काम से, तो वाई ने वहीं इसको 10 लाख का पेमेंट कर दिया, 10 लाख का पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट भी बाहर हो रहा है, एग्रीमेंट भी बाहर हो रहा है, पर इनकम तो इंडिया से कमा रहा है ना मिस्टर एक्स, इंडियन आदमी का सामान लेके जा रहा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पेमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है कि इंडिया में हो रहा है। अगर आप इंडिया से कमाते हैं तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि पेमेंट कहीं भी हो सकता है, पर जितना भी भाड़ा जो कलेक्ट हो रहा है उसका 7.5% इनकम आनी जाएगी। मैं वापस पढ़ देता हूँ, 7.5% ऑफ द फ्लैट पेड, या तो पे हो चुका है वो भाड़ा और पेबल या आप उधार देंगे बाद में ऑनर को, और द चार्टर टू एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ वेदर इन इंडिया, चाहे इंडिया में देंगे और आउटसाइड इंडिया, ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरेज इज डीम टू बी हिज इनकम। देखिए डीम मतलब मान ली जाएगी उसकी इनकम 7.5%, विच इज चार्ज टू टैक्स इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्न। उसी साल टैक्स देना होगा जिस साल आप ये इनकम कमा रहे हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। सेकेंड पॉइंट समझते हैं अब, पहले एग्जाम्पल समझते फिर आ जाएगा। जैसे मिस्टर ए है, ये इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और इनकी इंडिया आने की वापस इंटेंशन नहीं है, ये इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इनकी इंडिया आने की इंटेंशन नहीं है। सपोज ये लंदन जा रहे हैं, ब्रिटेन लिख देते हैं, ब्रिटेन, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जॉब करने के लिए जा रहे हैं ब्रिटेन में, ये यूके कुछ भी मान लें, स्विट्जरलैंड, वॉट एवर, कोई भी कंट्री मान सकते हैं हम। मिस्टर ए जा रहे हैं ब्रिटेन में जॉब करने के सिलसिले में या बिजनेस करने के सिलसिले में, और इनकी भारत लौटने की कोई इंटेंशन नहीं है, दोबारा इंडिया नहीं आएंगे। सपोज ये जा रहे हैं जुलाई 2023 में, आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 23 से शुरू होता है और एंड कब होता है 31 मार्च 24 को। ये प्रीवियस ईयर है आपके कोर्स के लिए। इस साल जो आप कमाएंगे उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे। पर ये तो जुलाई में इंडिया छोड़ के जा रहे हैं मिस्टर ए, और इनकी आने की कोई इंटेंशन नहीं है, परमानेंट छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर अगले साल टैक्स कैसे देने आएंगे, क्वेश्चन ये उठता है। और जरूरी थोड़ी आ ही जाए अगले साल टैक्स देने, ये भाग गए इंडिया छोड़ के, तो फिर आप टैक्स कैसे रिकवर करेंगे। तो टैक्स ने रूल बनाया कि अगर कोई पर्सन है जो परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है, उसकी इंटेंशन इंडिया में वापस आने की नहीं है, तो जिस डेट को भी वो जा रहा है, प्रोबेबल डेट, जिस भी डेट को वो जा रहा है उस डेट तक का टैक्स पहले उसे पे करके जाना होगा, तभी उसे इंडिया छोड़ने की परमिशन दी जाएगी। अभी पता कैसे चलेगा कि परमानेंट छोड़ के जा रहे हैं, तो आप जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, टाइम पीरियड होता है, तो मोर देन 2 या 3 ईयर 1 ईयर का टाइम पीरियड है, तो टैक्स वाले समझ जाएंगे बहुत साल बाद इंडिया आएगा या आएगा ही नहीं हो सकता है, तो फिर वो आपको कहेंगे कि भाई आप हाथों हाथ टैक्स देके जाइए उस डेट तक जिस डेट तक आप भारत में कमा के जा रहे हैं, और तभी आपको एनओसी मिलेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिससे आप पोर्ट अथॉरिटी को दिखाकर देश छोड़कर जा सकते हैं। वरना पोर्ट अथॉरिटीज आपको रोक लेंगी अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। इनकम टैक्स प्रूफ का सर्टिफिकेट आपको दिखाना होता है अगर आप परमानेंट इंडिया से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं तो। पर्सन लीविंग इंडिया सेक्शन 174 वेयर इट अपीयर, ऐसा लगता है किसको, असेसिंग ऑफिसर को, जो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं उन्हें ऐसा लगता है दैट एनी इंडिविजुअल, कोई भी नेचुरल पर्सन में मतलब हो सकता है, लीव छोड़ रहा है इंडिया ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट मतलब जो अभी चल रहा है, करंट असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर को बोल सकते हैं, और द शॉर्टली आफ्टर इट एक्सपायरी, या फिर प्रीवियस ईयर खत्म होती है वो चला जाएगा फटाफट। अब जैसे प्रीवियस ईयर आपका मार्च में खत्म हुआ, वो अप्रैल में चला जाएगा, तो अब तो बहुत जल्दी चला जाएगा, तो डाउट है कि कभी भी वो जा सकता है। तो सेम ईयर में प्रीवियस ईयर खत्म होती है इमीडिएटली वो जा सकता है। और शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी एंड ही हैज़ नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया, और उसकी भारत में अभी भारत में लौटने की दोबारा इच्छा नहीं है, यानी वो भारत लौट के नहीं आना चाहता। द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल फॉर द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर अप टू द प्रोबेबल डेट, जिस भी डेट तक वो जा रहा है, 1 अप्रैल से शुरू होता है आपका प्रीवियस ईयर, वो अब जुलाई में जा रहा है, तो जिस भी डेट को जा रहा है जुलाई की, सपोज 15 जुलाई को जा रहा है, तो 1 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक का टैक्स हाथों हाथ देके जाना होगा। ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर। एग्जाम्पल,
सपोज मिस्टर एक्स इज लीविंग इंडिया फ्रॉम यूएसए ऑन 10th जून 2023 को आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं अमेरिका के लिए, एंड इट अपीयर टू द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है दैट ही हैज़ नो इंटेंशन टू रिटर्न, कि आपकी भारत लौटने की कोई इच्छा नहीं है बिफोर लिविंग इंडिया, भारत छोड़कर जाने से पहले। मिस्टर एक्स मे बी आस्क्ड टू पे, उससे पूछा जा सकता है, मे लिखा है, मे बी आस्क्ड टू पे टैक्स on his income earned during the previous year 22-23 as well as on his total income earned during the period 1st April 23 से लेकर 10th जून 2023 तक देना होगा। जो प्रीवियस ईयर है, जो 22-23 में तो वो इंडिया में ही रहता था लास्ट ईयर, तो उस साल की इनकम पे तो देगा ही देगा टैक्स, और जैसे वो छोड़ के जा रहा है उस डेट तक का टैक्स हाथों हाथ देकर जाना होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली सेक्शन 174 आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट भी समझते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आप पढ़ चुके हैं जब आपने डेफिनेशन पढ़ी थी पर्सन की। एसोसिएशन पर्सन में नेचुरल पर्सन भी ग्रुप मेंबर हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन मिलकर ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज कोई फेयर लग रहा है, फेयर मेला, कोई एग्जीबिशन लग रही है, सपोज कोई प्ले हो रहा है, कुछ आपके शहर में, आपके टाउन में कहीं ना कहीं एग्जीबिशन, फेयर और प्ले चलते रहते हैं। अब दिवाली आ रही है, होली आ रही है, तो बहुत से फेयर चलते हैं। तो आप ए, बी और सी सपोज 3 फ्रेंड हैं, इन्होंने थोड़े थोड़े पैसे कॉन्ट्री करे और उस पैसे को इकट्ठा करके इन्होंने एक फेयर में स्टॉल बुक करी। वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बेचेंगे। आप सब ने थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्री किया, तीनों फ्रेंड ने मिलके पैसा कॉन्ट्री किया, और वहाँ एक फेयर लग रहा है इनके शहर में, टाउन में, वहाँ पे इन्होंने स्टॉल बुक करी जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ऑब्वियसली भाई खरीदा कम में है, बेचेंगे ज़्यादा में ना, पर प्रॉफिट जोड़ के। तो फेयर में जो मेला है ये 15 दिन तक चलेगा, 15 डेज। ये 15 डेज तक वहाँ अपना सामान बेचेंगे खाने पीने का लोगों को, और बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट होगा अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और वो किसी भी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे मतलब नहीं है। तो आपने कोई ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप ही है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे, सारे नेचुरल पर्सन है ए बी सी। अगर इनके साथ कोई कंपनी भी एसोसिएट हो गई, जैसे एक्स लिमिटेड ने बोला हम भी पैसे मिला देते हैं, चलो हम भी तुम्हें दे देते हैं कुछ पैसे, मिला के तुम हम बिजनेस करो और जो प्रॉफिट होगा बाद में शेयर ले लेंगे। तो कोई फर्म भी आपके साथ जुड़ गई या कोई कंपनी भी जुड़ गई, तो फिर एओपी बोला जाएगा। फिर तो आपके ग्रुप में आर्टिफिशियल पर्सन भी हो गए और नेचुरल पर्सन भी हो गए, तब तो आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला जाएगा। और अगर आपके ग्रुप में केवल नेचुरल पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाएगा। अब 15 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन बाद तीनों अपना प्रॉफिट बांट, ग्रुप टूट जाएगा। 15 दिन बाद ये ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा और ये अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने काम पे लौट जाएंगे। तो फिर टैक्स ने बोला फिर अगले साल का वेट क्यों कर रहे हो? अगले साल का वेट तो तब होगा ना जब वो एक्टिविटी कंटिन्यू रखोगे। आपने तो 15 दिन के लिए ग्रुप बनाया, यानी सेम ईयर में ग्रुप बनाओगे और सेम ईयर में डिसॉल्व हो जाएगा वो ग्रुप, ठीक है, या इमीडिएटली प्रीवियस ईयर खत्म होते ही कुछ ही दिनों में डिसॉल्व हो जाएगा। लंबा ग्रुप भी हो सकता है 10 महीने 8 महीने का। तो फिर टैक्स ने बोला फिर अगले साल का वेट नहीं होगा आपके लिए, यानी आपको प्रीवियस ईयर में ही कमाना है, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना है। तो क्या समझ में आया कि कोई एसोसिएशन पर्सन है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जो सेम ईयर में ही फॉर्म होता है और सेम ईयर में ही डिसॉल्व हो जाता है, तो फिर अगले साल का वेट नहीं होगा, आपको प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम कमा रहे हैं उस पर हाथों हाथ टैक्स देना होगा। पढ़ लेते हैं एओपी और बीओआई। एओपी मतलब एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म, जो कि फॉर्म मतलब एस्टैब्लिश हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए और पर्पस, सेक्शन 174A। इफ एन एओपी और बीओआई एटसेट्रा इस फॉर्म और एस्टैब्लिश, उन्हें बनाया गया है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी खास पर्पस के लिए और पर्पस के लिए, एंड द असेसिंग ऑफिसर अप्रेंड मतलब असेसिंग ऑफिसर को ऐसे लगता है, महसूस होता है दैट एओपी बीओआई इज लाइकली टू बी डिसॉल्व, कि ये जल्दी ही खत्म होने वाला है ग्रुप, इनका एसोसिएशन, इन द सेम ईयर में और इन द नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर में ही कैन मेक असेसमेंट ऑफ द इनकम अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन एज द इनकम ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी उसी साल वो आपसे टैक्स ले लेगा, अगले साल का वेट नहीं होगा। कई बार प्रीवियस ईयर के लिए करंट असेसमेंट ईयर भी आ रहा है, ये भी आप समझ लें। प्रीवियस ईयर तो आप समझते हैं, जिस साल आप टैक्स इनकम कमाते हैं उसे प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और आपके कोर्स के लिए ये है 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को एंड होगा। और असेसमेंट ईयर क्या है, 1 अप्रैल 24 को स्टार्ट होगा
और एंड होगा 31 मार्च 2025 को, राइट। ये तो आप पढ़ ही रहे हैं काफ़ी दिन से। प्रीवियस ईयर जिस साल हम इनकम कमाएंगे और असेसमेंट ईयर जिस साल इनकम पे टैक्स देंगे। अब जब नेक्स्ट ईयर बच्चे पढ़ने आएंगे, नेक्स्ट बैच के बच्चे पढ़ने आएंगे, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 24 हो जाएगा और 31 मार्च 25 तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, राइट। ये तो चेंज होगा, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है तो आपका प्रीवियस ईयर से बदलता है। आपका एग्जाम के लिए तो अभी ये रिलेवेंट है, प्रीवियस ईयर 23-24 है और असेसमेंट 24-25 है। पर जब नेक्स्ट सेशन के बच्चे आएंगे तो फिर प्रीवियस ईयर बदल जाएगा, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 25 से 26 हो जाएगा। यानी एक असेसमेंट, अगर कोई इसे ऐसे बोले, कोई आपसे पूछे कि एक असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। ये असेसमेंट ईयर था पहले, अब देखिए क्या बन गया, प्रीवियस ईयर बन गया नेक्स्ट ईयर में आके, नेक्स्ट सेशन के लिए। तो एक असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी होता है, नेक्स्ट ईयर में वो प्रीवियस ईयर बन जाता है। तो ये कई बार करंट असेसमेंट ईयर मतलब इसकी बात हो रही है, इस प्रीवियस ईयर की, इसे करंट असेसमेंट ईयर भी बोलते हैं कई बार, करंट असेसमेंट ईयर। क्योंकि ये पहले असेसमेंट ईयर होगा लास्ट ईयर के लिए, 22-23 प्रीवियस ईयर और 23-24 असेसमेंट ईयर होगा। ये असेसमेंट ईयर आपके लिए इस साल क्या बन गया है, प्रीवियस ईयर। तो एक असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी होता है। तो 3 पॉइंट हो गए, शिपिंग बिजनेस हो गया, एओपी बीओआई, और कोई पर्सन परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल पहले। मिस्टर एक्स बहुत रिच पर्सन है, सपोज इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, जिससे बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, ये इनका मकान है, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स से इनको हर साल 25 लाख का रेंट आता है। कॉम्प्लेक्स तो समझते हैं, बहुत सारी शोरूम दुकानें होती हैं। तो मिस्टर एक्स का एक कॉम्प्लेक्स है, ये ऑनर है कॉम्प्लेक्स के, जिससे इन्हें हर साल 25 लाख रुपीज़ का रेंट रिसीव होता है। अब ये इनकी वाइफ है, मिस्टर वाई सपोज, या इनके फ्रेंड है, कुछ भी मान सकते हैं, फ्रेंड और भाई वगैरह, वाइफ है जो भी, ठीक है। ये इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जो है, जो इनके नाम से रजिस्टर्ड है, वो इनको ट्रांसफ़र करी जा रही है, मिस्टर वाई को, ठीक है। ये फ्रेंड भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। मिस्टर वाई को ये आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अब ये अपने किराएदारों से बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी मैंने वाई के नाम कर दी है, तो जो रेंट आप मुझे देते हैं हर साल, अब वाई को अकाउंट में देना होगा। ऑब्वियसली ऑनर को ही तो देंगे आप किराया, क्योंकि ऑनर अब बदल गया। पहले आप एक्स को देते थे यहाँ के टेनेंट, अभी किराया किसको देंगे, वाई को देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी वाई के नाम कर दी ट्रांसफ़र, विदाउट कंसिडरेशन, पैसे तो लिए नहीं यहाँ पर। तो विदाउट कंसिडरेशन भी आप दे सकते हैं, गिफ्ट तो किसी को भी दे सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं कर रखा है। पर ये जो इनकम हो रही है, ये जो इनकम जनरेट हो रही है, आपने इसको ट्रांसफ़र करी है ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकें, क्योंकि इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है। जैसे जैसे इनकम कमाते जाओगे बढ़ती जाएगी, टैक्स भी तेज़ी से बढ़ता है इंडिया में। प्रोग्रेसिव टैक्स की रेट होती है, एक तो रिग्रेसिव रेट होती है कि भाई 10% बोल दिया गवर्नमेंट, 10% टैक्स लगेगा। अब चाहे आप 10 करोड़ कमाओ, चाहे 10 लाख कमाओ, 10% लगेगा। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, स्लैब है कि अगर यहाँ से यहाँ तक कमाया तो 5% है, यहाँ से यहाँ तक कमाया तो 10%, और ऐसे 30%। तो इंडिया में प्रोग्रेसिव रेट्स को अपनाया गया है। जैसे जैसे प्रगतिशील बोलते हैं प्रोग्रेसिव को हिंदी में, जैसे जैसे आप कमाते जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा। और वाई की कोई इनकम ही नहीं है, वाई गरीब है, मान लेते हैं इसकी कोई इनकम नहीं है, इसने इसके नाम कर दी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो चलो किसी के भी नाम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपकी थी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी को भी आप दे सकते हैं। पर आपने इसलिए दी है क्योंकि इसकी तो इनकम है नहीं, ठीक है। और अभी आप पढ़ेंगे कि एग्जेम्पशन लिमिट होती है कि पहले 3 लाख तक तो टैक्स लगता है, तो 3 लाख पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं। यहाँ पर 25 में से 3 चले जाएंगे तो केवल 22 लाख पे ही टैक्स लगेगा, तो 3 लाख पे टैक्स बच गया। यहाँ पे रूल है इंडिया में कि फर्स्ट 3 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो यानी एग्जेम्पशन लिमिट अभी आप पढ़ेंगे आगे कि एग्जेम्पशन लिमिट है कि पहले 3 लाख तक आप टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, ये एग्जेम्पशन लिमिट है। या लिमिट बदल सकती है, कभी 2.5 भी है, फिर 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, कोई भी लिमिट हो सकती है। एक्स की इनकम पहले से 10 करोड़ है, अब उसमें अगर ये किराया और जुड़ जाए, 25 लाख और जुड़ जाए, तो इसकी इनकम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फिर 3 लाख इसमें मायने नहीं रखता।
एक्स क्या करेगा, खुद भी 10 करोड़ में से 3 लाख रुपए की छूट लेगा एग्जेम्पशन, और वाई भी 25 लाख में से 3 लाख की छूट लेगा एग्जेम्पशन। अगर ये 25 इसी में जोड़ते तो एक बार ही 3 लाख की छूट मिलती, देखिए ओनली 3 लाख की एक बार ही डिडक्शन मिलती। पर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम कर दी तो इसका पैन नंबर अलग हो गया, ये अलग पर्सन है, आप अलग पर्सन है, तो हर पर्सन को 3 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो ये 3 लाख रुपए माफ़ करा लेगा। तो टोटल इसने भी 3 लाख रुपए माफ़ करा लिए, इसने भी 3 लाख रुपए माफ़ करा दिए, टोटल 6 लाख रुपए माफ़ हो गए। अब ये पता चलता है टैक्स वालों को कि इसने जो प्रॉपर्टी इसके नाम की है, ट्रांसफ़र की है, ये टैक्स की चोरी करने के लिए की थी, यानी ये इनकम बाद में इसने वाई से खुद ले ली, वाई से खुद ले लिए पैसे, मतलब दिखावा किया था कि ये प्रॉपर्टी आपने किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर दी कि भाई टैक्स उसे देना पड़े। बाद में जब टैक्स पे हो गया तो ये पैसे जो बचे 22 लाख इसने अपने पास ले लिए, तो ये तो गलत है ना। जब आपने किसी के नाम प्रॉपर्टी कर दी है तो आप उसी को देंगे। तो ये समझ जाएंगे टैक्स वाले कि टैक्स अवॉइड करने के लिए किया गया, टैक्स की चोरी करने के लिए किया गया, ताकि दो बार एग्जेम्पशन का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि हर आदमी को एग्जेम्पशन मिलती है टैक्स में। तो ये अगर टैक्स वालों को पता लग जाए कि आप अपनी प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी करने के लिए किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि आप टैक्स की चोरी कर सकें, टैक्स के में कोई बेनिफिट्स उठा सकें जो कि एक बार ही मिलना चाहिए पर आपने दो बार उठा लिया इस तरह से, तो फिर ये आपकी इनकम मान लिया जाएगा और सेम ईयर में फिर आपको टैक्स देना होगा, अगले साल का वेट नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई पर्सन टैक्स की चोरी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कोई एसेट किसी दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर देता है और ये बात टैक्स वालों को पता चल जाती है, पता चलना चाहिए तभी तो इनकम टैक्स लगेगा, पता चल जाती है तो वो आपसे सेम ईयर में ही टैक्स लेंगे। ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर, सेम एक प्रीवियस ईयर बताया था, एक असेसमेंट ईयर भी होता है। इफ़ इट अपीयर टू द असेसिंग ऑफिसर, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है दैट अ पर्सन इज लाइकली टू चार्ज, और चार्ज मतलब उस पर कोई बर्डन क्रिएट करना, सेल करना, ट्रांसफ़र करना, डिस्पोज ख़त्म करना और अदरवाइज पार्ट किसी भी तरह से डील करना विद एनी ऑफ हिज असेट टू अवॉइड, देखिए टू अवॉइड ताकि आप बच सकें, अवॉइड कर सकें पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी under this act, the total income of such person for the period from the expiry of the previous year to the date when the assessing officer commenced proceeding under this section is chargeable to tax that assessment year। तो सेम ईयर में ही वो आपसे टैक्स ले लेगा, अगले साल का वेट नहीं होगा। तो हमारे 4 एक्सेप्शन यहाँ पूरे होते हैं। वैसे तो हमने ये पढ़ा कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है, पर इन 4 एक्सेप्शन में सेम ईयर में टैक्स देना होगा। एक तो शिपिंग बिजनेस करता है कोई नॉन रेजिडेंट, तो जितना वो किराया कलेक्ट करता है इंडियन पैसेंजर से उसका 7.5% उसकी इनकम माना जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई आपने कोई ग्रुप बनाया, दूसरा पॉइंट ये था कि कोई पर्सन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है, परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है, उसके इंडिया में लौटने की दोबारा इंटेंशन नहीं है, तो जिस भी प्रोबेबल डेट को वो छोड़ के जा रहा है उस डेट तक का टैक्स हाथों हाथ दिया जाएगा। तीसरा था कोई ग्रुप आपने बनाया है थोड़े समय के लिए, कोई AOP बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप फॉर्म किया है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ने मिलकर कोई ग्रुप बनाया है और वो सेम ईयर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो भी नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं होगा, हाथों हाथ टैक्स देना होगा। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, अगर आपने टैक्स बचाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर करने जा रहे हैं और ये बात टैक्स वालों को पता चल जाती है तो सेम ईयर में ही टैक्स लगेगा। और लास्ट एक्सेप्शन है 5th, डिसकंटिन्यू बिजनेस, सेक्शन 176, इसे भी समझ लें। जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया क्लॉथ्स का, आपका प्रीवियस ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 23 से बिजनेस शुरू किया और 31 अगस्त को ही आपने बिजनेस एंड कर दिया अपना, क्योंकि प्रीवियस ईयर खत्म कब होता, 31 मार्च 24 को, पर आपने अप्रैल में शुरू किया, बिजनेस अगस्त में खत्म कर दिया। या पहले से आप बिजनेस कर रहे थे सपोज, पर आपने 23-24 में उसे डिसॉल्व कर दिया, सेम ईयर में आप उसे बंद भी कर रहे हैं। तो अगर कोई बिजनेस आपने डिसकंटिन्यू कर दिया है, डिसकंटिन्यू मतलब बंद कर दिया, तो फिर अगले साल का वेट क्यों कर रहे हो भाई, सेम ईयर में दे दो ना टैक्स भाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त जो आपके 5 मंथ का टैक्स है वो अभी दे दो, अगले साल 24-25 का क्यों वेट कर रहे हो। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देते हैं आप सेम ईयर में, तो अगले साल का वेट नहीं होगा, जिस भी डेट को आपने बिजनेस क्लोज किया उस दिन तक अगर कोई इनकम आपने कमाई है तो आप हाथों हाथ सेम ईयर में टैक्स पे करेंगे। हाँ, अगर लॉस हुआ है तब तो लॉस पे तो नहीं देना होगा इनकम टैक्स, पर अगर इनकम कमाई है तो सेम ईयर में टैक्स आपको देना होगा। देखें, वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यू, आप अपना बिजनेस प्रोफेशन बंद कर देते हैं इन एनी असेसमेंट ईयर, द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर अप टू द डेट ऑफ सच डिसकंटिन्यूएंस, जिस दिन आपने बंद किया, मे, देखिए मे लिखा है, मस्ट नहीं है, मे एट द डिस्क्रिशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, इच्छा है असेसिंग ऑफिसर की
इच्छा देखिए केवल इसी सेक्शन में डिस्क्रिशन वर्ड आया है और ऊपर के सेक्शन में डिस्क्रिशन वर्ड नहीं आया। डिस्क्रिशन वर्ड होता है इच्छा होना, आपकी इच्छा है तो अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो सेम ईयर में टैक्स ले सकता है, या फिर वो चाहे तो वो अगले साल भी ले सकता है। यानी चॉइस दे दी गई असेसिंग ऑफिसर को कि या तो वो आपसे सेम ईयर में टैक्स ले लेगा, या हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर ले ले। असेसमेंट ईयर में जैसे दूसरे लोग दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कमाने के बाद असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, तो वो ऐसा भी कर सकता है। इसी सेक्शन में चॉइस दी गई है इनकम टैक्स ऑफिसर को। और सेक्शन में तो मस्ट है, वो और सेक्शन में चॉइस नहीं दे सकता। यानी जो ऊपर के 4 पॉइंट में पढ़ा उसमें तो सेम ईयर में ही टैक्स देना होगा। मैंने यहाँ पे नॉलेज लिख भी दिया। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर है, डिस्क्रिशन ओनली अंडर सेक्शन 176 में ही उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, इच्छा रखने की पावर है। टू द टैक्स द इनकम इन करंट प्रीवियस ईयर में भी ले सकता है वो आपसे टैक्स, और असेसमेंट ईयर भी ले सकता है। यूज ऑफ वर्ड में लिखा है यहाँ पर। फॉर अदर सेक्शन नो डिस्क्रिशन अवेलेबल। अदर सेक्शन में कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, अदर सेक्शन में तो सेम ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, डिसकंटिन्यू बिजनेस के केस में वो ये कह सकता है कि आप नेक्स्ट ईयर भी टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया कि वैसे आपने पढ़ा कि प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देते हैं, पर ये 5 एक्सेप्शन है जिनमें आपको सेम ईयर में ही कमाना होगा, सेम ईयर में टैक्स देना होगा। पहला था शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 172। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, इंडियन पैसेंजर से किराया भाड़ा कलेक्ट कर रहा है, तो जितना भी भाड़ा वो ले रहा है उसका 7.5% उसकी इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा, तभी इंडिया छोड़ने की परमिशन दी जाएगी। दूसरा था पर्सन लिविंग इंडिया, सेक्शन 174। अगर कोई पर्सन परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है तो जिस भी प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर है उस दिन तक का टैक्स हाथों हाथ दे के जाना होगा, अगले साल का वेट नहीं होगा। तीसरा था कि कोई एओपी है, बीओआई है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो थोड़े समय के लिए फॉर्म हुआ है, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुआ है, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा सेम ईयर में, तो अगले साल का वेट नहीं होगा, आपको हाथों हाथ टैक्स पे करके जाना होगा। चौथा था अगर कोई पर्सन टैक्स की चोरी के इंटेंशन से, टैक्स को अवॉइड करने के मोटिव से अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करता है, कोई इनकम अपनी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करता है और ये बात असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाती है, तो नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं होगा, सेम ईयर में ही आपको टैक्स देना होगा। और फिफ्थ पॉइंट है डिसकंटिन्यू बिजनेस, सेक्शन 176। इसमें डिस्क्रिशनरी पावर थी असेसिंग ऑफिसर के पास। असेसिंग ऑफिसर चाहे तो सेम ईयर में भी ले सकता है और नहीं तो नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में भी ले सकता है। सेक्शन 176 में अगर आपने कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया कोई बिजनेस प्रोफेशन, तो सेम ईयर में आपको टैक्स देना पड़ सकता है अगर असेसिंग ऑफिसर बोलेगा तो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर भी आपसे ले सकता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं, आज हम थोड़ा पुराना टॉपिक पढ़ लेते हैं ताकि आपका ये बेस जो है मजबूत हो जाए। आपने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्सन की डेफिनेशन क्यों दी गई थी सेक्शन 2 क्लॉज 31 में, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में जो लोग कवर्ड हैं उन्हीं को टैक्स के लिए लायबल किया जाएगा अगर उनकी इनकम एक लिमिट से क्रॉस करती है। तो अगर एक लिमिट से कम है इनकम, जिसे आप एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं इनकम टैक्स में, अभी पढ़ेंगे, तब तो टैक्स किसी को नहीं देना होगा। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से क्रॉस होती है और आप पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं तो ही आपको इंडिया में इनकम टैक्स देना होगा। पर्सन की डेफिनेशन में एक तो इंडिविजुअल आता है, नेचुरल पर्सन मैं और आप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी आएगी, कंपनी चाहे पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी हो, फर्म आएगी, एओपी बीओआई। एओपी और बीओआई में फ़र्क बता दिया है। इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन ही मेंबर बना के काम करते हैं, ग्रुप बना के। एओपी में आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों पर्सन हो सकते हैं। लोकल अथॉरिटी आ जाएगी, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई यूनिवर्सिटी आ गई, हॉस्पिटल, ट्रस्ट एटसेट्रा, सब इसमें कवर होंगे आपके। तो पर्सन की डेफिनेशन आपने यहाँ पे पढ़ ली थी पहले भी। पर्सन की डेफिनेशन देने के पीछे लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा। असेसी की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। असेसी का मतलब ऐसा पर्सन जो किसी भी तरह का टैक्स देना है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या कोई अमाउंट पे करना है, जो नहीं आपका टैक्स बने पर आपने कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी जिस वजह से आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है या इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो भी आपको असेसी बोला जाएगा। यानी कोई भी ऐसा पर्सन, असेसी को हिंदी बोलते हैं करदाता, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे किसी भी रीजन से या तो टैक्स का पेमेंट करना है या फिर उसने कोई गलती की है, उसको पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो वो असेसी की डेफिनेशन में फॉल करता है। असेसी भी 3 तरीके के होते हैं। डायरेक्ट असेसी, जब आप खुद अपनी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं तो डायरेक्ट असेसी हो गए। इनडायरेक्ट असेसी या रिप्रेजेंटेटिव असेसी, जब आप किसी दूसरे के बिहाफ पर टैक्स पे करते हैं उसकी इनकम पे, तो आपको इनडायरेक्ट असेसी या रिप्रेजेंटेटिव असेसी बोला जाता है। जैसे माइनर, छोटा बच्चा तो नहीं दे सकता टैक्स, पर इनकम अगर उसे हो रही है तो उसके मम्मी पापा को देना होगा, तो मम्मी पापा इनडायरेक्ट असेसी कहलाएंगे। या रिप्रेजेंटेटिव असेसी भी हो सकता है, जैसे ट्रस्ट के भी आप पे ट्रस्टी पे कर रहे हैं यहाँ पर,
इसी तरह असेस इन डिफॉल्ट, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, इनकम टैक्स का लॉ तोड़ा है, कोई वायलेशन किया है, आपका वैसे टैक्स तो नहीं बनता पर आपने कोई वायलेशन कर दिया, इनकम टैक्स को तोड़ा है, इस वजह से आपको कोई इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी लगती है, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाता है। तो असेसी समझ में आ गया होगा, असेसी एक ऐसा पर्सन होता है जो इनकम टैक्स देने के लिए लायबल है, या इनकम टैक्स तो नहीं बन रहा है आपका पर आपने कोई गलती की है, कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक की है जिस वजह से आपको कोई इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी देनी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको असेसी बोला जाएगा। अगर ना आपको टैक्स भी देना, कोई फाइन पेनल्टी इंटरेस्ट नहीं देना, तो आप असेसी नहीं बोले जाएंगे। असेसी उसे ही बोला जाएगा जिसे किसी भी तरह का इनकम टैक्स देना है या कोई फाइन इंटरेस्ट पे करना है, तो वह असेसी की डेफिनेशन में फॉल करेगा। असेसी 3 तरह के होते हैं, डायरेक्ट असेसी जो खुद अपनी इनकम पे टैक्स देगा, और डायरेक्ट असेसी जो किसी दूसरे के भी आप पे टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट असेसी या रिप्रेजेंटेटिव असेसी, और लास्ट में असेसी इन डिफॉल्ट। अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है इस वजह से आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाता है। असेसमेंट का मतलब देखा है सेक्शन 2 क्लॉज 8 में। असेसमेंट मतलब आपकी इनकम को कैलकुलेट करना और ये पता करना आपका टैक्स कितना बनता है या नहीं बनता है। इस प्रोसीजर को, इस प्रक्रिया को असेसमेंट बोला जाता है। यानी कर निर्धारण, हिंदी बोलते हैं कर निर्धारण, यानी आपकी इनकम एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन, और फिर देखा जाता है आपका टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं भी बन सकता, नील भी हो सकता है। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से क्रॉस ही नहीं हुई तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो कर निर्धारण प्रक्रिया को आप असेसमेंट बोलते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम भी एक वर्ड आप समझ चुके थे। रिटर्न ऑफ इनकम, जब आप प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हैं तो असेसमेंट ईयर में आप टैक्स वालों को डिटेल देते हैं कि आपकी इनकम कहाँ से हुई, आपने सैलरी से कितना कमाया। 5 हेड पढ़े थे आपने कि इनकम फ्रॉम सैलरी से कितना कमाया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन 5 हेड की डिटेल देते हैं आप टैक्स वालों को। जो नहीं सबके 5 हेड हो, मान लो मैं तो जॉब ही करता हूँ, मेरी और कोई इनकम नहीं, तो सैलरी का टोटल ही ग्रॉस टोटल इनकम है। 5 हेड के टोटल को आप ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, GTI ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपको टैक्स वालों को डिटेल देनी होती है, लेखा जोखा देना होता है नेक्स्ट ईयर। उसके लिए फॉर्म बने हुए अलग अलग, अभी आप आगे पढ़ेंगे। इंडिविजुअल के लिए अलग फॉर्म है, ITR इनकम टैक्स रिटर्न का। रिटर्न मतलब इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम मतलब आप डिटेल दे रहे हैं टैक्स वालों को, आपकी कितनी इनकम हुई, किस सोर्स से इनकम हुई, कितना आपका टैक्स बनता है, कितना आप पे कर चुके हैं, एक्सेट्रा। तो इसके लिए भी आपको फॉर्म भरने होते हैं। चलिए आज की क्लास इतनी लेते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार जब भी नया वीडियो आए आप उसको जल्दी समझ सकें। थैंक यू।